आज है 11 नवंबर 2025। चलिए शुरू करते हैं डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस धना को। धना सीरीज के अंदर हम लोग जो है हिंदी न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं, जिसके अंदर दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता, हिंदुस्तान, अमर उजाला, इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो, न्यूज़ ऑन एआईआर, इन सबको समाहित करके जो है ये आपकी सीरीज जो है चलती है। अगर आप इस सीरीज को पहली बार फॉलो कर रहे होंगे तो प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। वहीं पर सारे वीडियो जो है ऐड हो रहे हैं। डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस के नाम से आपकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। साथ में टेलीग्राम पर भी जुड़िए, वहाँ पर आपको जो आर्टिकल्स यहाँ कवर किए जाएंगे उनकी पिक्स भी आपको वहाँ पर दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस को। आज के हर न्यूज़पेपर पर जो पहली खबर छपी है, दिल्ली में धमाका, 9 लोगों की मौत। ठीक है, तो ये काफ़ी दुखद खबर है, तो आप लोग भी जो है कोशिश करें, हाई अलर्ट पर रहें, ऐसे सेंसिटिव जोन और भीड़ भाड़ इलाकों में जाने से बचें। ठीक है, बाकी आप जान सकते हैं 14 साल बाद सोमवार शाम 6:50 पर यह धमाका हुआ है। ठीक है, 4 किलोमीटर दूर तक धमाके की गूंज सुनी गई। धमाके के बाद कार के पुर्जे करीब 200 मीटर दूर तक जा गिरे। ठीक है, इसके अलावा जो है अभी इसकी जांच जो है चल रही है, कुछ सामने निकल के नहीं आ पाया है और किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है कि ये आतंकवादी घटना है, ये किस प्रकार की घटना है, इसको किन लोगों ने अंजाम दिया है। तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने भी जो है कहा है कि ईच एंड एवरी पॉइंट पर जांच हो रही है। ठीक है, और जैसे ही कुछ चीज़ें निकल के आएंगी, कुछ चीज़ें सामने आएंगी, आखिर इस धमाके का उद्देश्य क्या था। ठीक है, बाकी जो है ये आपका इंटरनल सिक्योरिटी का जो है मैटर तो है ही। इसके अलावा आप जान सकते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी में पहले कब कब धमाके हुए हैं। 25 मई 1996 को लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में बम विस्फोट हुआ था, 100 लोगों की मौत हो गई थी। 1 अक्टूबर 1997 को सदर बाजार के पास 2 बम विस्फोट हुआ था, लगभग 30 लोग घायल हुए थे। 10 अक्टूबर 1997 को शांतिवन, कौड़िया पुल एवं किंग्सवे कैंप इलाकों में 3 विस्फोट हुए थे, 1 की मौत, 16 घायल। 18 अक्टूबर 1997 को रानी बाग मार्केट में 2 विस्फोट, 1 की मृत्यु, 23 घायल। 26 अक्टूबर 1997 को करोल बाग मार्केट में 2 विस्फोट हुए थे, 1 की मौत, 34 घायल। 30 नवंबर 1997 को लाल किला क्षेत्र में 2 विस्फोट, 3 की मृत्यु, 70 घायल। 30 दिसंबर 1997 को पंजाबी बाग के पास बस में विस्फोट, 4 मरे, 30 घायल। 18 जून 2000 को लाल किला के निकट 2 विस्फोट, 2 की मौत, दर्जन भर लोग घायल। 16 मार्च 2000 को सदर बाजार में विस्फोट, 7 घायल। 27 फरवरी 2000 को पहाड़गंज में विस्फोट, 8 लोग हुए घायल। 14 अप्रैल 2006 को जामा मस्जिद प्रांगण में 2 विस्फोट, 14 घायल। 22 मई 2025 को लिबर्टी व सत्य सिनेमा में 2 विस्फोट, 1 की मृत्यु, 60 घायल। 29 अक्टूबर 2005 को सरोजनी नगर, पहाड़गंज व गोविंदपुर में 3 विस्फोट, लगभग 59 से 62 लोग मारे गए थे, 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। 13 सितंबर 2008 को करोल बाग, गफ्फार मार्केट, कनाड प्लेस व ग्रेटर कैलाश एक में 5 विस्फोट हुए थे, 20 से 30 लोग मरे थे, 90 से अधिक लोग घायल थे। 23 सितंबर 2008 को मेहरौली के फ्लावर मार्केट में विस्फोट, 3 की मौत, 23 घायल। सितंबर 2011 में हाईकोर्ट के गेट नंबर 5 के सामने हुए धमाके में 15 लोग मारे गए थे और 79 लोग घायल हुए थे। तो ये तो रूपरेखा रही है कब कब विस्फोट हुआ है। और देखा जाए तो ये जो घटना हुई है 14 साल बाद सोमवार शाम को घटी है। इसके अलावा नीचे आर्टिकल में यहाँ पर दिया गया है मोदी गवर्नमेंट बनने के बाद जो मेन हमले हुए हैं। ठीक है, तो उनकी डेट्स याद कर लो, कभी कभी जो है पूछ ली जाती हैं। पठानकोट एयरबेस हमला, पंजाब के पठानकोट स्थित एयरबेस में 2 जनवरी 2016 को आतंकी हमला हुआ था। जैश के 6 आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया था। लगभग 65 घंटे चले इस ऑपरेशन में देश के 7 वीर सपूत बलिदान हुए थे। उरी हमला, जम्मू कश्मीर के उरी में 18 सितंबर 2016 को LOC के पास स्थित भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर आतंकी हमला हुआ। पाकिस्तान प्रायोजित इस आतंकी हमले में 19 जवान बलिदान हो गए थे। वहीं सैन्य बलों की जवाबी कार्रवाई में हमलावर सभी 4 जैश-ए मोहम्मद आतंकी मार गिराए गए थे। इस हमले के महज 10 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर बदला लिया था।
अगला है आपका पुलवामा आत्मघाती हमला। 14 फरवरी 2019 को लाल चौक से लगभग 30 किलोमीटर दूर श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित लेथपोरा पुलवामा में एक जोरदार धमाका हुआ था। धमाके में सीआरपीएफ के 40 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसे जैश-ए मोहम्मद के आत्मघाती हमलावर ने अंजाम दिया था। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई हमले किए थे। बेंगलुरु विस्फोट। 1 मार्च 2024 को आईएस के 2 आतंकियों मुसाविर हुसैन फाजिब एवं अब्दुल मतीन ताना ने बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे में एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस लगाया था। बम फट गया था और कम से कम 8 लोग घायल हो गए थे। शिवखोरी आतंकी हमला। 9 जून 2024 को शिवखेरी मंदिर से कटरा जा रही एक तीर्थयात्री बस पर आतंकियों ने हमला किया था। इस हमले में बस पर गोलीबारी की गई, जिससे नियंत्रण खोकर बस खाई में गिर गई थी, जिसके परिणामस्वरूप 9 लोगों की मृत्यु हो गई थी। गांदरबल हमला। 20 अक्टूबर 2024 को शाम को कश्मीर के गांदरबल में एक निर्माण स्थल पर रणनीतिक सुरंग परियोजना पर काम कर रहे कम से कम 7 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। पहलगाम हमला। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैफन घाटी में लश्कर-ए-तोयबा के आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, 22 अप्रैल 2025 को ये पहलगाम हमला हुआ था। ठीक है, किसी परीक्षा में आपका ये पूछा जा सकता है। अगला जो आर्टिकल है आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। व्यापार मेले में कई वर्ष बाद इस बार फिर शामिल होगा चीन। तो आप सभी को पता है कि 44वां जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला होने वाला है, उसकी तैयारियां जो है अंतिम चरण में है। ये जो व्यापार मेला है आपका, इसकी शुरुआत 14 नवंबर से भारत मंडपम में होगी। 27 नवंबर तक ये जो है मेला आपका चलेगा। इसका उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद करेंगे। और जो आपका 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है, इसके अंदर बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान होंगे पार्टनर स्टेट, साथ में झारखंड जो होगा फोकस राज्य। ठीक है, तो इस बार झारखंड को फोकस राज्य का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, और इसकी जो थीम रहेगी इस बार 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है, इस पर और भी चर्चा होती रहेगी, क्योंकि जैसे ही मेला आगे बढ़ेगा इसके बारे में और भी चीज़ें निकल के आएंगी। फिलहाल जो है इस बार जो है चीन जो है कई सालों बाद हिस्सा ले रहा है, तो उसके लिए तैयार हो रहा है आपका रक्षा मंडप। अब देखा जाए व्यापारिक दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, क्योंकि एक जो अगर चीन की बात करें तो उसका जो व्यापारिक क्षेत्र है काफ़ी बड़ा है। तो हमें इस बार जो है अत्याधुनिक हथियार ही नहीं बल्कि डॉग स्क्वाड के करतब भी देखने को मिलेंगे इसमें। इसके अलावा जो है इस बार अफ़गानी मेवे खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान इस बार मेले में भाग नहीं ले रहा है। इसका कुल क्षेत्रफल 1.5 लाख वर्ग मीटर होगा। 3500 से अधिक प्रदर्शक रहेंगे। 60 सरकारी विभाग व केंद्रीय मंत्रालय इसमें भाग ले रहे हैं। अगला जो आर्टिकल है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 2 दिवसीय को आप कुंभ का जो है उद्घाटन किया है। और इस मौके पर उन्होंने 2 लाख से ज़्यादा आबादी वाले सभी कस्बों में खुलेंगे सहकारी बैंक, इस बात पर जो है जोर दिया है। और उन्होंने कहा है कि सरकार का जो अगला लक्ष्य है, युवाओं को सहकारिता आंदोलन का भागीदार बनाना है। साथ में उनका मेन फोकस है छोटे शहरों तक बैंकिंग पहुंचाने पर। सहकारिता मंत्री ने राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक एवं ऋण समितियों महासंघ से आग्रह किया कि वह क्षेत्रीय असमानता को खत्म करने और छोटे शहरों तक बैंकिंग पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करें। साथ में उन्होंने कहा कि सहकारिता राज्यों का विषय है, फिर भी केंद्र ने नीतिगत मार्गदर्शन देकर एकरूपता सुनिश्चित की है। प्राथमिक कृषि साख समितियों पैक्स के मॉडल अब लगभग सभी राज्यों ने स्वीकार कर लिया है, जिससे इसके कंप्यूटरीकरण और सेवाओं के विस्तार का रास्ता खुला है। साथ में इन्होंने 2 ऐप का जो शुभारंभ किया है मोबाइल ऐप का। एक है आपका सहकार डिजी पे, एक है आपका सहकार डिजी लोन। अब जो है इसका मेन मोटिव क्या है इन दोनों ऐप को लॉन्च करने का? कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर एक तरीके से भारत में डिजिटल भुगतान का समय चल रहा है और इसकी मांग भी है। इसको ध्यान में रखते हुए इन ऐप्स को
लॉन्च किया गया है। शहरी सहकारी बैंकों को अगर प्रतिस्पर्धा में टिके रहना है तो कहीं न कहीं डिजिटल लेन देन को अपनाना होगा। उन्होंने 2 वर्षों में 1,500 सहकारी सरकारी बैंकों के जो है इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा इसमें युवाओं को भी जोड़ने की बात की गई है। अमित शाह जी ने अपने संबोधन में सहकारिता को 2 जो प्रमुख संस्थान हैं, आप लोग जानते हैं, चर्चा में रहे हैं, एक है आपका अमूल, एक है इफ़को। इसने अपनी वैश्विक उपलब्धियों को जो है प्रमुखता से जो है दिखाया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ ने अमूल को विश्व की नंबर 1 और इफ़को को नंबर 2 सहकारी संस्था का दर्जा दिया है। और ये चीज़ जो है इस बात का प्रमाण है कि जो भारत का सहकारी मॉडल है आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना दशकों पहले था। अमूल 36 लाख किसानों की साझेदारी से रोजाना 3 करोड़ लीटर दूध एकत्र कर रही है। इसका वार्षिक टर्नओवर 90,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। वहीं पर इसको 93 लाख टन यूरिया और डीएपी का उत्पादन करके भारत की हरित क्रांति का स्तंभ बनने के साथ साथ अब अपने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का निर्यात ब्राजील, अमेरिका, ओमान, जॉर्डन समेत 40 से अधिक देशों को कर रही है। सरकार का जो अगला लक्ष्य है युवाओं को भी इससे जोड़ा जाए ताकि हम लोग और भी सहकारिता कार्यक्रम और भी हम लोग अपनी सहकारिता को बढ़ा सकें। तो ये इनका मेन मोटिव है। तो 2 चीज़ें आपको जरूर याद रखनी है। एक तो आपका को-ऑप कुंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया है, दिल्ली में, और जो 2 ऐप लॉन्च हुए हैं सहकारी डिजिपे और सहकार डिजी लोन, तो इनको आप कोड भी कर सकते हो मेंस के पेपर में, ठीक है, पीटी में ही पूछा जाएगा। साथ में जो रिपोर्ट आई है अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ की, उसमें नंबर 1 ब्रांड बन के जो निकला है वो आपका अमूल, नंबर 2 पर इफ़को है, ठीक है। ये सारे मेन पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने थे। अगला जो आर्टिकल है आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, त्रिशूल अभ्यास, ठीक है। तो ये आपका एक संयुक्त अभ्यास था जिसमें भारतीय नौसेना, वायुसेना व थल सेना के प्रमुख संसाधनों को इसमें शामिल किया गया था। और ये अभ्यास जो है राजस्थान, गुजरात, उत्तर अरब सागर में त्रिसेवा अभ्यास में जो है ये सारे बल, भारतीय तटरक्षक बल बीएसएफ की भी इसके अंदर भागीदारी रही है। तो ये आपका संपन्न हुआ है। इसके अंदर एयरफोर्स के 40 से अधिक लड़ाकू विमान, सेना के 30,000 जवान और नौसेना के 20 से 25 पोतों ने जो और पनडुब्बियों ने इसमें हिस्सा लिया है। तो जो आपका प्रश्न बनेगा त्रिशूल अभ्यास क्या है, तो ये आपका भारतीय सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है जिसके अंदर नौसेना, वायुसेना और थल सेनाएं शामिल हुई हैं। कहाँ पर ये हुआ है, राजस्थान, गुजरात और उत्तर अरब सागर में। अगला जो आर्टिकल है आपका जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, भारत ने वेनेजुएला को 2.7 टन जीवन रक्षक टीके भेजे हैं, ठीक है। तो पूरे आर्टिकल में इसी की बात की गई है, तो यही आपका मेन आर्टिकल है, इसी को याद रखना है। प्रश्न आपका बन सकता है कि भाई भारत ने किस देश को 2.7 टन जीवन रक्षक टीके भेजे हैं, तो वो देश कौन सा है, आपका वेनेजुएला है। अगला जो आर्टिकल है आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, सलमान रुश्दी को डेटन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी को रविवार को ओहायो में आयोजित डेटन लिटरेरी पीस प्राइज कार्यक्रम में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रुश्दी को यह पुरस्कार ऐसे समय दिया गया है जब 3 साल पहले हुए हमले के बाद उनकी पहली काल्पनिक कथा प्रकाशित हुई है। यह पुरस्कार उन लेखकों को दिया जाता है जो साहित्यिक उत्कृष्टता के साथ साथ अपने लेखन के माध्यम से शांति को बढ़ावा देते हैं। अगर बैकग्राउंड की बात करें, ओहायो शहर ही वह स्थान है जहां 1995 में डेटन शांति समझौते पर बातचीत हुई थी। इसके बाद बाल्कन में जातीय सफाई से शुरू हुआ युद्ध समाप्त हुआ था। इसमें 3 लाख से अधिक लोग मारे गए थे और 10 लाख निवासियों को विस्थापित होना पड़ा था। 78 वर्षीय रुश्दी अपने 1988 के उपन्यास द फेनेटिक वर्सेज के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं, जिस पर ईफ निंदा के आरोप लगे थे। 1989 में ईरान के आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी ने भारतीय मूल के लेखक की हत्या की अपील की थी, जिसके कारण उन्हें छिपना पड़ा था। 2022 में हुए हमले में उनकी एक आंख चली गई। उनके हमलावर को 25 साल की जो है सजा सुनाई गई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सलमान रुश्दी को क्या मिला है, डेटन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। अगला जो आर्टिकल है इसको हमने ऑलरेडी जो है कल वाले एडिशन में कवर किया था, फिर भी आप लोग आज के अखबार में इसको जो है रिवाइज कर लीजिए। ब्राज़ील के बेलम में शुरू हुई है जलवायु वार्ता। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP30 की जो है
जलवायु परिवर्तन को लेकर चुनौतियों से निपटने के लिए ब्राज़ील के अमेजन क्षेत्र के बेलम में जो है COP30 की जो है शुरुआत हो चुकी है। और एक आर्टिकल कल हमने और भी कवर किया था, फिलीपींस में एक तूफान आया हुआ है, उसका नाम है फंगओंग। ठीक है, कल डिटेल में हमने कवर किया था, फिर भी वही सारी चीज़ें मैंने कहा था, न्यूज़पेपर पढ़ने से ही फायदा होता है, चीज़ें आपकी रिवाइज भी होती रहती हैं। अगला जो आर्टिकल है परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, निशानेबाज सम्राट राणा बने विश्व चैंपियन। युवा भारतीय निशानेबाज सम्राट राणा ने सोमवार को IFFF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है और इन्होंने फाइनल में जो है चीन के हु काई को हराया है। अगला जो आर्टिकल है आपका वो हिंदुस्तान अखबार का है, मालदीव में भारत की मदद से बने हवाई अड्डे का उद्घाटन। तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत सरकार की ऋण सहायता से वित्त पोषित हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इस हवाई अड्डे का नाम इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है? हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और इस उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू भी शामिल हुए थे। अगला जो आपका आर्टिकल है अमर उजाला से लिया गया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी पर मनाया गया दिल्ली दिवस। गुजरात के एकता नगर में स्टैचू ऑफ यूनिटी पर भारत पर्व में दिल्ली दिवस मनाया गया। इसमें राजधानी की संस्कृति, कला और परंपरा की चमक देखकर देश भर ने देखी। इसमें दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा भी जो है शामिल रहे। अगला जो आर्टिकल है, थाईलैंड ने ट्रंप की मध्यस्थता में हुआ कंबोडिया से समझौता किया स्थगित। प्रधानमंत्री अनुतिन बोले समग्र हित में लिया फैसला। थाईलैंड ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से पड़ोसी देश कंबोडिया के साथ विवादित सीमा को लेकर हुए शांति समझौते को स्थगित कर दिया है। इस दक्षिण पूर्व एशियाई देश ने यह कदम डोनाल्ड ट्रंप के इस समझौते पर दस्तखत कराने के 2 हफ्ते बाद उठाया है। थाईलैंड के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि थाईलैंड ने यह ऐलान फीफाकेट प्रांत में कंबोडाई सीमा के निकट बारूदी सुरंग विस्फोट में सैनिकों के घायल होने के बाद किया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो है मध्यस्थता कराई थी, अब जो है थाईलैंड ने जो है इसको जो है रद्द कर दिया है। तो इसी के साथ आपका डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस आज का समाप्त होता है। जो लोग वीडियो को लास्ट तक देखते हुए पहुँचे हैं प्लीज़ कमेंट करें आई हैव डन इट। इसके अलावा जो है आपके जो सजेशंस हैं इस सीरीज को लेकर उसको भी कमेंट करें। ठीक है, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।